वेलकम टू ऑल। आज हम लोग इस सीरीज़ में माई मदर एट 66 पोएम का एक्सप्लेनेशन और इसका सेंट्रल आइडिया समझेंगे, जो एग्जामिनेशन में एग्जैक्टली क्वेश्चंस आते हैं उससे रिलेटेड, और जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका क्या आंसर हमें करना है, इन चीज़ों को हम लोग क्लियर करेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन आपको पूछा जाना है पोएम सेक्शन से, जो चीज़ें आने वाली हैं अपडेटेड है ये 2022 के लिए, क्या क्या सीरीज़ रहने वाला है। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होगा पोएम से कि आपको एक सेंट्रल आइडिया पूछा जाएगा, और वो सेंट्रल आइडिया कुछ इस तरह से क्वेश्चन लिख के आएगा कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम माई मदर एट 66। वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम, आपको एक हेडिंग मिलेगा वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम। आपको 3 पोएम या फिर 4 पोएम के टाइटल दिए रहेंगे, जिनमें किसी एक पोएम का आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। आप जो सेंट्रल आइडिया लिखेंगे वो अप्रॉक्स 40 to 60 वर्ड्स के बीच में लिखना है आपको। मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि आप मिनिमम जो एक डिजिट है, इसकी मिनिमम वैल्यू है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा रखने की कोशिश जरूर करें। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन पोएम को का जो भी सेंट्रल आइडिया उसको प्रिपेयर करेंगे, और आप साथ साथ अगर प्रिपेयर करते चलेंगे तो काफ़ी कुछ चीज़ें आपको क्लियर होंगी और याद करने में आसानी होगी आपको, आई एम वेरी श्योर। तो देखिए पोएम का सेंट्रल आइडिया क्या है एग्जैक्टली और इसे कैसे आपको सॉल्व करना है। जब आपको पूछा जाएगा माई मदर एट 66 का सेंट्रल आइडिया आपको लिखना हो, तो आप सबसे पहले तो ये चीज़ करें कि आप पोएम को लाइन टू लाइन एक एक वर्ड उसका मीनिंग जरूर समझ लें, क्योंकि आपको ये बहुत हेल्प करेगा पोएम की डीप थीम को समझने के लिए, और उसके पीछे छुपे हुए वर्ड्स के पीछे छुपे हुए मीनिंग को समझने के लिए बहुत हेल्प करने वाला है। तो अभी सेंट्रल आइडिया जो आप लिख रहे हैं या जो लिखेंगे, उन चीज़ों को हम यहाँ लाइन टू लाइन हिंदी में भी समझें ताकि याद करने में आसानी हो। जैसे, दो एजिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, येट द फियर ऑफ द सेपरेशन फ्रॉम योर लव्ड एंड द नियर वंस इज़ वेरी पेनफुल। अब पोएम में एग्जैक्टली क्या था, पोएम में आप ये समझिएगा साथ साथ कि पोएम में जो पोएटेस हैं यानी कवित्री, उन्होंने पोएम लिखते समय उनमें अपनी मदर के साथ में जो सेपरेशन है, अलगाव, उन चीज़ों को डिस्क्राइब किया है। तो दो, यद्यपि, दो का मतलब होता है यद्यपि, एजिंग, एजिंग का मतलब है उम्र बढ़ना, इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, यह एक प्राकृतिक घटना है या प्राकृतिक प्रक्रिया है। जिस प्रकार से हम लोग की उम्र बढ़ती रहती है, जैसे जैसे हम धीरे धीरे हमारे दिन कंटिन्यूसली गिनते हैं, हम अपने आप को बर्थडे के रूप में कि हाँ मेरा ये 1 साल बर्थडे और आ गया, अगले साल फिर आता है हमारा बर्थडे, तो दैट मीन्स कि हम हर 1 साल में 1 साल प्लस होते जाते हैं और ये हमारा एज बढ़ता रहता है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। यट, फिर भी, यट का मतलब होता है फिर भी। द फियर ऑफ सेपरेशन, फियर का मतलब डर, ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन का मतलब होता है अलगाव, बिछड़ना किसी से, ये चीज़ को हम लोग सेपरेशन कहते हैं। फ्रॉम योर लव्ड, फ्रॉम योर लव्ड का मतलब आपके प्रिय। अभी आप जैसे सपोज करिए कि आप परिवार में रहते हैं, तो अभी आप जैसे जिस एज पे आज की डेट में आ चुके हैं, आपको थोड़ा सा परिवार के साथ दूर रहना अच्छा लगता है, बट अगर आपको कई महीनों के लिए दूर रहना पड़ जाए तो आपको वही चीज़ ख़राब लगेगी, आप अपने प्रिय के साथ दूर नहीं रह पाएंगे। ये एक नेचुरल चीज़ है जो सभी के साथ होती है कि एक सेपरेशन यानी अलगाव हम नहीं महसूस कर पाते हैं। सपोज़ करिए कि आपको अपनी मदर से बहुत ज़्यादा प्रेम है या फादर से है, तो उनसे आपको दूर रहना पड़े 4-5 साल तक के लिए, और बिल्कुल आप ना मिल पाएँ, ना बात कर पाएँ, ना कभी उनसे कभी उनको देख पाएँ, तो आपको बड़ा ख़राब सा फील होगा। तो ये सेपरेशन, यही अलगाव जो है, आप बियर नहीं कर पाएंगे, झेल नहीं पाएंगे। ये चीज़ों को यहाँ पोएम में समझाने की कोशिश की गई है। फ्रॉम योर लव्ड मतलब अपने प्रिय से। नियर वंस इज़ वेरी पेनफुल, जो आपके पास होते हैं, इज़ वेरी पेनफुल, वह बहुत दर्द भरा होता है। उनसे बिछड़ना यानी किसी प्रिय से बिछड़ना बड़ा दर्द भरा होता है। अब बिछड़ने की जो एक थीम है, बिछड़ना किसे कहते हैं, ये आप लोग इस एज पे तो बहुत अच्छे से समझ जाते हैं इस फैक्टर को, क्योंकि इस एज पे आप बिछड़ना, मिलना, बड़ी चीज़ें इन फैक्टर को प्ले करते हैं अपनी लाइफ में। इसलिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप किसी को बेस्ट फ्रेंड बनाते हैं, वो बेस्ट फ्रेंड दूर चला जाता है तो बिछड़ना हुआ। कई बार उसका दूर जाना आप बियर नहीं कर पाते, झेल नहीं पाते। ऐसे ही आपका घर जाना होता, घर से कभी दूर जाना होता है, आप हायर स्टडी के लिए कभी हॉस्टल जाओगे या कभी किसी दूसरे शहर जाओगे, तो भी आपका घर से दूर जाना होगा, तो वो एक सेपरेशन होगा जिसे आपको दुख होगा। लेकिन यहाँ पर इस पोएम में माता पिता के दुख को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया कि माता पिता को बुढ़ापे में या फिर एक एज के बाद में अपने बच्चों के साथ रहना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन सेपरेशन यानी अलगाव अगर होगा तो उनके लिए दुख का कारण बनता है। तो उन चीज़ों को यहाँ पे बड़ा डीपली डिस्क्राइब किया गया है। एंड देन आगे कहते हैं कि द पोएम टॉक्स, पोएम बताता है, टॉक्स का मतलब बात करना होता है, लेकिन यहाँ पे पोएम बताता है कि अबाउट द फीलिंग ऑफ लॉनलीनेस। लॉनलीनेस मतलब होता है अकेलापन। जब कोई व्यक्ति अकेला है, कोई उसका मित्र नहीं हो, कहीं पर वो अपनी फीलिंग को किसी से शेयर ना कर सके, तो ऐसे को प्रोसेस को लॉनलीनेस कहते हैं। तो एक फीलिंग इसके लॉनलीनेस के बारे में यहाँ पर एक्सप्रेस करता है कि दैट,
क्या करता है कि एज्ड पीपल, बुजुर्ग लोग, एज्ड मतलब यहाँ पे बुजुर्ग लोग हैं, एक्सपीरियंस एंड द फीलिंग ऑफ द गिल्ट विच दियर ऑफ स्प्रिंग। अब जो वो अपने आप में अनुभव करते हैं फीलिंग ऑफ द गिल्ट, अपने आप में एक भद्दा महसूस करते हैं कि उनके बच्चे उनसे दूर जा रहे हैं, विच दियर ऑफ स्प्रिंग, ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है संतान यानी बच्चे। तो जब उनके बच्चे उनसे दूर जाते हैं, अभी आज के टाइम में डेवलपमेंट ज़्यादा हो गया है पूरे वर्ल्ड में, तो आप देखते हो कि बच्चे हायर स्टडीज़ के लिए बाहर जाते हैं और हायर स्टडी के बाद में अगर जॉब लग जाती तो भी बाहर जाते हैं और कुछ लोग विदेश निकल जाते हैं। तो इस टाइप से जब बाहर निकलते हैं यानी अपने माता पिता से दूर जाते हैं तो माता पिता को यह दुख और दर्द बर्दाश्त नहीं होता, उन्हें ये एक तरीके का कष्ट लगातार वाला लगने लगता है, जिससे वो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं कई बार। तो यहाँ पर ऑफस्प्रिंग संतानें हैं जो उनसे दूर जाती हैं तो उन्हें बड़ा गिल्ट फील होता है। एन एक्सपीरियंस फॉर नॉट बीइंग एबल टू बी विद दियर पेरेंट्स इन दियर ओल्ड एज, और इस बात का अनुभव करते हैं कि वह अपने माता पिता के साथ बुढ़ापे के समय में नहीं रह पाए, यानी इस तरह से उन चीज़ों को वह भी महसूस करते हैं कि उन्होंने भी कभी ऐसा किया होगा। द पोएम, अब जो पोएम कविता है वो ऑल्सो एक्सप्लोर्स, यह भी समझाती है दिखाती है, एक्सप्लोर का मतलब होता है विस्तृत रूप से वर्णन करना, यह भी समझाती और दिखाती विस्तृत रूप से वर्णन करती है कि द फीलिंग ऑफ मिलंकली, अब मिलंकली का मतलब होता है उदासी या दुख, कि उसकी उदासी या दुख को भी यह व्यक्त करती है, एंड द पेन, और दर्द को व्यक्त करती है, दैट द डॉटर एक्सपीरियंस, जो बेटी महसूस करती है। आप जब परिवार में किसी सदस्य से बहुत ज़्यादा एक घनिष्ठ आपका एक प्रेम है, या परिवार में कोई ना कोई सदस्य आपको बहुत प्रिय होगा, आप हो सकता है अपने दादा को बहुत प्रेम करते हो, नानी को बहुत प्रेम करते हो, दादी को प्रेम करते हो, मम्मी पापा को किसी को, और उनसे ज़्यादा दिन दूर रहना आपको बर्दाश्त नहीं होता है। एक ऐसा प्रोसेस जो आप अपनी एज पे महसूस करते हैं सेपरेशन, वही सेम वो एज्ड लोग यानी कि बूढ़े लोग वो भी आपके साथ फील करते हैं। ये जो एक सेपरेशन है ये बहुत ख़राब होता है, इसी चीज़ को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया कि बहुत दुख उन्हें फील होता है इस बात से। वाइल ये जो कवित्री हैं यानी कि पोइटेस, वह भी फील करती हैं, कमला दास भी फील करती हैं कि वह अपने माता के साथ जब दूर जा रही माता के से, तो लिविंग हर मदर, जब अपनी माता को छोड़ के जा रही तो अभी उस दुख को महसूस करती हैं कि उनको बड़ा ख़राब लग रहा है कि आज मैं वहाँ से दूर जा रही हूँ। एंड बाय हरसेल्फ, और वह खुद भी एट अ राइप ओल्ड एज, वह एक बढ़ते हुए एज पर खुद भी थी। कमला दास जब इन्होंने पोएम लिखा और अपनी मदर के विषय में ये एक्सप्रेशन दिए कि इस तरह से उनका एक सेपरेशन जो है उनको दुख दे रहा था, तो उस चीज़ को वो स्वयं फील कर रही थी क्योंकि उनकी एज भी बढ़ रही थी और एक टाइम के बाद उनको भी लग रहा था कि उन्हें अपने बच्चों के साथ में, अपने उन प्रिय लोगों के साथ में रहना चाहिए जिनको वो प्रेम करती हैं। तो ये एग्जैक्टली सेंट्रल आइडिया है। सेंट्रल आइडिया में देखो आपको क्या लिखना होता है, जो भी पोएम की थीम हो उसके अकॉर्डिंग जो एक सेंट्रल पॉइंट है, यानी पोएम में एक पॉइंट लिया जाता है जिसकी चारों तरफ पोएम चलती है, उस सेंट्रल पॉइंट को आपको सेंट्रल आइडिया में लिखना है। तो आई होप कि इस लाइन को क्लियर करने से आपको ये याद करने में बड़ी आसानी होगी। 40 वर्ड्स में आपको लिखना है, एटलीस्ट 40 वर्ड तो होने ही चाहिए, मतलब 40 से प्लस हो सकते हैं तो आपके लिए अच्छा है। इतना आप लिखेंगे तो आपके लिए ये अच्छे मार्क्स दे सकता है। एंड इसके साथ में कुछ एक्सट्रैक्ट्स आएंगे, यानी कुछ स्टेंजा दिए होंगे जिनमें से कुछ लाइनें क्वेश्चंस की उन्हीं के साथ रिलेट कर दी जाएंगी और उसका आंसर उन्हीं स्टेंजा में छुपा हुआ होगा। ये बड़ा आसान सा सेक्शन है क्योंकि आपको पोएम के अंदर ही उसका आंसर मिल जाता है, बशर्ते आप उसको खोज पाएँ। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से होगा कि रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, कि एक्सट्रैक्ट जो है यानी कि कविता का एक हिस्सा, स्टेंजा जिसे कहते हैं, वो जो दिया हुआ है उसमें आप लोग उसको ध्यान से पढ़िए और आंसर करिए उसके साथ जो प्रश्न दिए हुए हैं। अब यहाँ पे हमारे सामने कुछ पोएम का हिस्सा दिया हुआ है और फिर कहा गया है क्वेश्चन में पहला कि वेयर वॉज पोएटेस ड्राइविंग टू, पोएटेस यानी कवित्री कमला दास कहाँ जा रही थी। तो पोएम की ये कुछ लाइनें जो दी हैं इसमें आंसर कहीं ना कहीं छुपा होगा। अब आंसर में पहली लाइन क्या कह रहा है एग्जैक्टली देखें पोएम में, तो ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स, यानी कि मेरे माता पिता के से जा रहे थे, दूर जा रहे थे, ड्राइविंग मतलब गाड़ी चलाते, वहाँ से दूर जा रहे थे, होम घर से, टू कोचीन लास्ट फ्राइडे, कोचीन एक जगह का नाम है जो एक एयरपोर्ट है एग्जैक्टली, उस जगह पर ये जा रही थी फ्राइडे मॉर्निंग यानी फ्राइडे की सुबह को। तो आंसर यही मिल गया कि द पोएटेस वाज ड्राइविंग टू कोचीन एयरपोर्ट। अब आप कंफ्यूज होंगे कि ये एयरपोर्ट वर्ड कहाँ से हम लेकर आए। तो देखिए आप पोएम को बुक से पूरा जरूर एक बार पढ़ लीजिए, एटलीस्ट को आपको थोड़ा सा जानकारी और हो जाएगा कि यहाँ पे कोचीन नाम ज़रूर दिया है बट पूरे पोएम में
जहाँ पर ये पहुँचती हैं लास्ट में डेस्टिनेशन वो एयरपोर्ट का है। इन्होंने कहा भी है वहाँ पे कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक इस तरह से वर्ड यूज किए हुए हैं, तो इससे आपको क्लियर हो जाना चाहिए कोचीन जगह का नाम है और एयरपोर्ट वो प्लेस है जहाँ पर वो जा रही थी। तो कोचीन के अंदर वो एयरपोर्ट पड़ता है। कोचीन एक शहर टाइप का छोटा सा शहर है, तो वहाँ पर ये जा रही होती हैं। तो एग्जैक्टली आप देखेंगे तो इसके आंसर इसके अंदर मिल जाएगा और आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन जरूर आने वाले हैं, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करें कि विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड टू इन द लाइन द फेस एक्शन लाइक दैट ऑफ अ कॉपस। अब यहाँ पे ध्यान से देखें तो इसका क्वेश्चन का आंसर कहाँ पे छुपा हुआ है। अभी यहाँ पे पूछा गया हर फेस एक्शन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्पस एंड रियलाइज विद पेन, ये लाइन यहाँ पे दी हुई है। अब यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि फिगर ऑफ स्पीच बताइए, तो फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है। तो बड़े अच्छे से चीज़ों को पहले समझ ले कि आपके इंटरमीडिएट सिलेबस में 7 फिगर ऑफ स्पीच इंक्लूड किया गया है। उन 7 में हर एक के डेफिनेशन अलग अलग है, बट सबको डेफिनेशन के साथ आपको याद रखना होगा जिससे कि आपको चीज़ों को पहचान पाएँ। इस लाइन में अगर ध्यान से देखेंगे यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है लाइक। लाइक जब भी किसी लाइन में यूज़ होता है तो वो हमेशा सिमिली होता है, ये बात अच्छे से ध्यान रखेंगे। लाइक यूज़ हो, एज यूज़ हो या फिर सो यूज़ हो, इन तीनों में से कोई भी वर्ड यूज़ होगा तो ध्यान रखना है आपको वहाँ पर सिमिली फिगर ऑफ स्पीच मौजूद रहता है। बड़ा इजी सा आंसर है इसका, अच्छे से आप इसको कर सकते हैं और इसके लिए आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विद पेन व्हाट पेन डिड द पोएटेस एक्सपीरियंस। पोएटेस यानी कवित्री ने कौन सा जो है पोएट एक पेन महसूस किया था। तो यहाँ पे देखिए लाइन कहाँ पे दिया है, किस तरह से आपको फील कराएगा वो लाइन। रियलाइज दैट, वो रियलाइज़ करती महसूस करती विद पेन, क्या महसूस करती कि दैट शी वॉज एन ओल्ड एज एज शी लुक्ड, कि जब वो दिख रही देखती उन्हें तो वो जितनी बूढ़ी हैं वो उससे भी ज़्यादा बूढ़ी दिखाई देती हैं। अब कोई भी व्यक्ति यानी माता पिता के खास तौर पे अगर बात करें तो हमारे माता पिता हमारी चिंता की वजह से बूढ़े दिखने लगते हैं। अगर उन्हें हमारे भविष्य की या हमारे एक अच्छे उज्जवल एक आगे काम करने की या भविष्य की चिंता होती है तो वो बूढ़े दिखने लगते हैं। जितना वो होते नहीं हैं, बट चेहरे पे एक हमेशा टेंशन टाइप का आ जाने की वजह से उनका चेहरा जो है भारी दिखने लगता है। भारी का मतलब ये है कि उनकी स्माइल थोड़ी कम हो जाएगी या एक चार्म कम हो जाएगा इस टाइप से। तो जितना उम्र दिखना चाहिए उससे भी ज़्यादा दिखने लगते हैं। तो यहाँ पर उन्हीं चीज़ों को पोएटेस ने यानी कमला दास ने भी एक्सपीरियंस किया था कि शी फेल्ट अ पेनफुल टू विटनेस हर एजिंग मदर। एजिंग का मतलब उम्र बढ़ती हुई, उनकी जो माता थी उनकी बुजुर्गता यानी उनकी उम्र बढ़ती हुई जब ये देखती हैं तो इन्हें बड़ा दुख फील होता है कि मेरी माता जो और बूढ़ी होती चली जा रही है मेरे कारण, मेरे दुख के कारण, इस तरह से। तो आई होप कि इस स्टेंजा में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको बड़ी आसानी से आप लोग इससे फाइंड आउट करके कर सकेंगे। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट्स में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, इसके अलावा आप वहाँ डिस्क्रिप्शन से इस पूरी पोएम को पढ़ सकते हैं और कमेंट्स के थ्रू आप अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं मुझे। नेक्स्ट आके देखते हैं स्टेंजा। नेक्स्ट वन स्टेंजा में है, कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अब स्टेंजा को मैं यहाँ पे पूरा फुल्ली एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ बिकॉज क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी स्टेंजा पूरा कंप्लीट जो पोएम है वो पढ़ा रखा है। आप इसको अगर पढ़ना चाहते हैं पूरी पोएम तो आपको प्लेलिस्ट में इसका डिटेल मिल जाएगा पूरी पोएम को, आप वहाँ से जाके एक बार दोबारा से पढ़ सकते हैं स्टार्टिंग से, अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। तो आपको और चीज़ें यहाँ पे आसानी से समझ में आने लगेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई डिड पोएटेस लुक एट हर मदर अगेन। वह पोएटेस यानी कवित्री जो है अपनी माता की तरफ दोबारा से क्यों देखती हैं, क्या देखती हैं वो दोबारा से। तो देखो यहाँ पे कहीं पे लाइन ये आपको पॉइंट मिलेगा कि आई लुक्ड अगेन। आई यूज़ किया है कमला दास ने अपने लिए और बोलती कि मैंने उनको जब देखा एट हर वैन, उनको मैंने जब देखा तो वैन उनका चेहरा पूरी तरह से उजड़ा हुआ था। वैन का मतलब होता है रंग उड़ जाना, बेरंग हो जाना, चेहरा बिल्कुल धूसर हो जाना इस टाइप का। और पेल, पेल का मतलब है पीला, चेहरा पीला पड़ जाना। तो जब कोई चिंता से या खून की कमी से या अजीब सा चेहरा चिपचिपाया हो जाता है या फिर धूल की वजह से पीलापन पड़ जाता है तो उस प्रोसेस को यहाँ पे पेल कहा जाता है। अ लेट्स एज लेट विंटर्स मून, और इस तरह से जैसे कि ठंड के दिनों में जो चांद निकलता है तो उसका हल्का पीलापन धुंध टाइप का नज़र आता है, उस टाइप का उनका चेहरा नज़र आने लगता है। तो एग्जैक्टली ये सब चीज़ें क्या शो करती हैं, एग्जैक्टली ये चीज़ें शो करती हैं कि वो अपने माता के चिंताओं को महसूस करती हैं। कौन, कवित्री। तो यहाँ पर आंसर होगा कि द पोएटेस लुक्ड एट हर मदर, वह अपनी माता को दोबारा इसलिए देखती हैं अगेन बिकॉज क्योंकि ऑफ हर फीलिंग एंड एंग्जाइटी
एंड इनसिक्योरिटी, वो उनकी चिंता को, एंग्जाइटी मतलब चिंता, और उनकी महसूस करती फीलिंग को, और उसके अलावा इनसिक्योरिटी, ये महसूस करती कि वो बड़ी डरी डरी सी हैं कि वो उनकी बेटी उनसे दूर जा रही है तो उनका आगे का फ्यूचर कैसा होगा। ये सारी चीज़ें वो देखकर सोचकर घबरा रही होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डिड शी ऑब्जॉर्व। अब यहाँ पे शी पोएटिस के लिए है, वो क्या ऑब्जॉर्व करती हैं, तो पोएटिस ने ऑब्जॉर्व किया था कि अनहेल्दी अपीयरेंस, अपनी माता का चेहरा देखा जो पीला पड़ा हुआ था और पूरा रंग उड़ा हुआ था। ओल्ड फैमिलियर एक्ट, यानी कि पारिवारिक जो उनके चेहरे पर दर्द नज़र आ रहे थे उन चीज़ों को महसूस कर सकती थी, और जो यहाँ पे एक्सप्रेस हम कर सकते हैं कि अनहेल्दी एक्सपीरियंस था। अपीयरेंस यानी कि उनका एक ऐसा चेहरा जो पूरी तरह से बीमार या रोगी लग रहा था। तो इस टाइप की चीज़ें वो फील करती हैं, जिस वजह से यहाँ पर एक्सप्रेस करती इस बात को कि उन्होंने ये ऑब्जर्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल वही चीज़, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉमन है जो यहाँ पे पूछा जाएगा आपको एग्जामिनेशन में। विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द लाइन लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। अब यहाँ पे लाइन क्या कह रहा है एग्जैक्टली, इसका हिंदी अर्थ समझिए तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। अब आप यहाँ पे पढ़ के आप बता देंगे सर हाँ अच्छा सा यहाँ पे दिया हुआ पर्सोनिफिकेशन हम पहचान लिए, मगर आप लाइन को देखिए कि एग्जैक्टली आप पहचान पा रहे हैं या नहीं, ये चीज़ भी समझिए साथ साथ। लुक्ड आउट, जब बाहर देखा, एट यंग ट्रीज, उन छोटे पेड़ों को देखा, स्प्रिंटिंग, भागते हुए। अब जरा मुझे बताइए कि पेड़ क्या भाग सकते हैं? नहीं। तो पेड़ भागने का कोई काम तो करते नहीं, बट पेड़ एक जगह पर खड़े रहते, स्टिल एकदम एक जगह पे जमे हुए। गाड़ी अगर चल रही है, आप तेजी से पेड़ों की तरफ देखेंगे तो आपको लगेगा पेड़ पीछे की तरफ भाग रहे हैं, मगर ऐसा होता नहीं है। अब पर्सोनिफिकेशन क्या कहता है कि जब कोई भी ऐसी नॉन लिविंग चीज़ या कोई ऐसी चीज़ जो एक स्टेबल एक ही जगह पर रहती हो बट उसे ऐसा मूव कराना दिखा दिया जाए जैसे इंसान कोई काम करता है, तो उसको हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। पर्सन मान लेते हैं और उसके जैसा उसको कुछ बता देते हैं। जैसे कि पेड़ भाग रहे हैं, तो पेड़ भागते नहीं हैं, लेकिन जब ये लाइन कही गई तो पर्सोनिफिकेशन कर दिया गया। तो इस तरह से हम चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर हुई होंगी। इन चीज़ों को प्रिपेयर करते रहिए। ऐसे ही नेक्स्ट पोएम और उसके स्टेंजा, इसके सेंट्रल आइडिया के साथ नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे।